अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड है। क्लास 11th केमिस्ट्री, चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यदि इसका ग्राउंड लेवल पे आंसर दिया जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज 3D स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी वह 3D स्पेस न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसा कि लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि ए सब सेल्स थे, तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। पी सब सेल थे, उसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी सब सेल्स में देखे थे, उसमें भी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो बात ये है कि क्या इसकी जो शेप्स होते हैं, सबके शेप्स सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट होते हैं तो क्या होते हैं, इसकी एनर्जी सेम होती है या डिफरेंट होती है। यदि डिफरेंट होती है तो क्यों होती है, हम इसकी बात एक एक करके करेंगे। चलिए, तो अभी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डेफिनेशंस में पढ़ा था कि 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की चांसेस ज़्यादा होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पता करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हम साई स्क्वायर की वैल्यू से पता करते हैं। फिर साई क्या होता है? साई जो है ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है। तो वैसे इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो साई स्क्वायर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो हमने देखा था कि एस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू, l की वैल्यू भी 0 थी और m की वैल्यू भी 0 थी, और केवल एक ही ओरिएंटेशन था। और एक ही ओरिएंटेशन मीन्स कि एक स्फेरिकल जो है शेप में एक स्फेयर बनाएगा एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल्स जो है स्फेयर के शेप में होगा ये। तो स्फेयर के शेप में हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के लिए इसकी जो साइज है ना, वो बढ़ती रहती है। यदि हम इसका जो है साई स्क्वायर और रेडियस के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो 1s के लिए देखेंगे कि कुछ इस टाइप से आता है। एंड यदि हम साई स्क्वायर 2s के लिए देखें और r के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो इस टाइप से कुछ इसके ग्राफ आते हैं। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, ये जो है ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता चला गया है, और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा बन रहा है? स्फीयर के जैसा बन रहा है। लेकिन इसकी रेडियस देखिए, 2s की देखिए, 2s में भी ये न्यूक्लियस है, और ये जो प्लेस है ये नोड्स को दिखाता है। नोड्स क्या होता है? जिस 3D स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
किसी ऑर्बिटल के अंदर 0 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ये नोड्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ये नोड्स एंगुलर नोड्स हो सकता है, उसको निकालने का फॉर्मूला है, ये जो है एंगुलर नोड्स जो होते हैं वो L के इक्वल होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। और एक होता है रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स होते हैं, इसकी वैल्यू n-l-1 होता है। और यदि टोटल किसी ऑर्बिटल में नोड्स निकालेंगे तो इस दोनों को सम करेंगे, वो n-1 के इक्वल हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से भी हम नोड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारा टॉपिक था कि ये यहाँ तक पहुँचा और इसके बाद इस स्पेस पे आने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई है। और इसके बाद फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, यानी इससे फिर क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया और फिर जो है ये घट जाता है, घटना स्टार्ट करता है, लेकिन 0 नहीं होता है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अभी जो नोड्स की बात कर रहे थे, यही वो 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है, 0 हो गई है। तो 2s में जो रेडियल नोड्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 1 नोड बनता है। इसमें एंगुलर नोड्स नहीं होते, लेकिन जो साइज है, साइज देख रहे हैं ना कि 1s का छोटा साइज है, 2s का ये जो स्फेरिकल शेप है वो बड़ा हो गया है। तो इसी टाइप से आपने ये जो डायग्राम है, इसी को शेप्स भी बोलते हैं या बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम किस चीज का हुआ, 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स का बाउंड्री सरफेस डायग्राम हुआ। इसी टाइप से यदि हम p ऑर्बिटल्स के लिए भी निकालना चाहें, इसके भी जो शेप्स देखें तो ये डम्बेल शेप होता है, डम्बेल शेप होता है p ऑर्बिटल्स का। p ऑर्बिटल्स में 3 होते हैं ना, px, py, pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मिलता है, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग मिलता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसमें जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है। तो ये डम्बेल शेप होता है। ये सब जो शेप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है। इसी टाइप के, ये तो p का था ना, इसी टाइप का जो d सबसेल्स में कितने होते हैं, dxy ऑर्बिटल्स, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर होता है। dxy का क्या शेप होता है, क्लोव लीफ शेप होता है। ये देखिए, इसका भी क्लोव लीफ शेप होता है, इसका भी क्लोव लीफ शेप होता है, इसका भी क्लोव लीफ शेप होता है और इसका जो है समथिंग डिफरेंट होता है। तो ये क्या है, ये सब जो है बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ s-p-d ऑर्बिटल्स का बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, या हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। चलिए, अब हम शेप्स के बाद पहुंचते हैं एनर्जी के बारे में। अभी आपने देखा था कि एनर्जी n की वैल्यू के साथ n पे डिपेंड करता है ना, n पे डिपेंड करता है। तो s ऑर्बिटल के लिए, या हम कहें कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए एनर्जी जो है वो n पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उसमें एनर्जी की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर l दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो एनर्जी कंसिडरेशन के लिए क्या है, n प्लस l रूल है। तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, इसकी जानकारी हमें n प्लस l रूल देता है।
तो लोअर जो है n+l वैल्यू किसी ऑर्बिटल का, तो इसकी लोअर एनर्जी होगा। यदि हायर है, जिसका हायर n+l की वैल्यू है, तो हायर जो है इसका एनर्जी होगा। और यदि n+l की वैल्यू, दो ऑर्बिटल्स है, n+l की वैल्यू दोनों का सेम है, तो जिसमें n की वैल्यू कम होती है उसको लोअर, उसका जो एनर्जी होता है वो लोअर एनर्जी होता है। तो ये जो है एक एनर्जी कंसिडरेशन n+l रूल बताया। इसी तरीके से हम किसी सबसेल्स के अंदर की बात करें, यदि हम किसी सबसेल्स के अंदर की बात करें तो किसी सेम सबसेल में जो एनर्जी है डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, किसी सेम सबसेल में। अब जैसे हम बात करें कि 2s हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 हम एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, 2s लिथियम का उससे ज़्यादा, सोडियम का उससे भी ज़्यादा और पोटेशियम का उससे भी ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो यदि हम 2s सबसेल यानी सब में सेमी सबसेल 2s सबसेल की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए एनर्जी क्या हो रहा है, सबसे कम है। इसके बाद 2s का उससे भी कम है, 2s लिथियम का, फिर सोडियम के लिए उससे भी कम है, पोटेशियम के लिए सबसे कम है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहां एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका जो एनर्जी है वो घट रहा है। यानी इसका सीधा मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज से इसका रिलेशन है, न्यूक्लियर चार्ज से रिलेशन है। यानी न्यूक्लियस जितना स्ट्रांगली किसी को अट्रैक्ट करेगा, यानी यदि जो है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो सेम ही ऑर्बिटल को, 2s ऑर्बिटल को सबको अट्रैक्ट करना था, तो जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन होंगे 2s को तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। दैट इज़ वाई जो है ये जो पोटेशियम का केस था उसमें कम, सबसे कम एनर्जी हुआ है। अब हम एनर्जी कंसंट्रेशन की बात आई है तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक दो चीज़ है, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है शिल्डिंग इफेक्ट। दो टर्म को भी जानना जरूरी है। तो जैसे हम शिल्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और कोर शेल इलेक्ट्रॉन है, दोनों में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा। और वही ये दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज और रिपल्सिव फोर्सेज दोनों वर्क कर रहा है। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि नेट रिपल्सिव फोर्स फेल्ट बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यानी नेट रिपल्सिव फोर्स यानी जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट भी कर रहा है और जो कोर शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है। तो नेट रिपल्सिव यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन के बाद नेट रिपल्सिव फोर्स जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स फील्ड करते हैं उसको हम शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो नेट चार्ज फील्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो नेट अट्रैक्टिव चार्ज जो फील्ड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस, तो इसको जो है हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यदि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें है, तो ज़्यादा है ऑब्वियस है, तो इसमें एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर होगा उसकी एनर्जी वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है और जो है वो उसकी एनर्जी भी कम होती है।
वैसे हम डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो देखा जाए कि 1s का एटॉमिक जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एनर्जी सबसे कम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 2s का और 2p का, इस दोनों का इक्वल होता है। फिर किसी 3s 3p और 3d इस तीनों का इक्वल होता है। फिर हम बात करें तो 4s, इसके बाद हम डिस्कस करें 4p और 4p 4d, इसका जो है ये सब का इक्वल होता है। तो यहां पर दो तरह की बातें हुई कि जैसे n की वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एक होता है डिजेनरेट एनर्जी स्टेट या डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? तो वैसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम होता है। जैसे आपने देखा 2s 2p का, 3s 3p का, 3d का, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिजेनरेट एनर्जी स्टेट बोलेंगे और इस ऑर्बिटल को हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इसमें सेम एनर्जी होती है। और तो इस टाइप से जो है हम लोगों ने क्या देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या होता है, उसके शेप्स क्या होते हैं और इसमें एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।